सो हेलो। आज का टॉपिक जो हमने कल जहाँ छोड़ा था आज वहाँ स्टार्ट करते हैं। तो कल हम जो पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्क्रीन कांस्टेंट पढ़ा था, कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। अगर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एस या पी से अगर निकाला जा रहा है, मतलब एस या पी की जो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर हमें उसका स्क्रीन निकालना है तो उसका एक तरीका होता है, स्लेटर्स ने तरीका दिया था कि अगर उस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद NS या NP में कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 का होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 का होगा। उस जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और n-1 में से अगर उसकी जस्ट पहले में से निकालेंगे तो उसका उसका जो n-1 जो सेल है उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो हर एक का 0.85 होगा। n-2 में से अगर निकाल रहे हैं या n-3 में से या किसी भी सेल के बाद से इन सब का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज कोई एग्जांपल कर लेते हैं। लेट से क्रोमियम है, तो क्रोमियम होता है हमारे हमें निकालना है क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा ये 4s में से निकलेगा, सबसे बाहर यही होंगे। हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसको निकाल देंगे तो बचे क्या हमारे पास। अब पेयरिंग कर लेते हैं हम लोग। 1s फिर एक में हो गया, 2s 2p एक में हो गया 2 6, देन 3s2 3p6 एक में हो गया और d अलग हो जाएगा अपना, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हमारा इलेक्ट्रॉन S से निकल रहा है तो S में अब 4 में जो 4 सबसेल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। अब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था ही 4 सबसेल में, तो अब बचता है हमारा n-1 वाला। तो n-1 जो सेल होगा अगर इसका स्क्रीन कांस्टेंट निकालें तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 6 2 8 5 13 इंटू इसका हो जाएगा 0.85 प्लस। अब इसके बाद ये जो सेल हमारा ये n-2 में आएगा, ये दोनों n-2 ये n-3 में आएगा। तो इस हिसाब से जो है इनका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। तो 6 2 8 2 10 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 एंड 104 11 ओके प्लस 10। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग जो इस पर आएगा वो 21.05 आएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस पर इफेक्टिवली चार्ज कितना लग रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको निकालने के क्या होता है Z माइनस सिग्मा। तो Z कितना होगा इसका 24 माइनस सिग्मा वैल्यू हो जाएगी 21.05। सो निकाल लेंगे तो जो होगा 2.95। ये मतलब कि इफेक्टिवली जो क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो क्रोमियम है लेट सपोज यहाँ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये 4 सबसेल यहाँ पे, तो इन तीनों सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वजह से और न्यूक्लियस की वजह से मिला जो नेट फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन पे वो इफेक्टिवली हमें जो चार्ज आएगा न्यूक्लियर चार्ज वो 2.95 का आएगा। ये हो गया। लेट सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कॉपर लेते हैं। तो कॉपर का मान लीजिए लास्ट क्यों कॉपर का अगर निकालना हो लेट सपोज 17th इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकालना है कॉपर का 17th इलेक्ट्रॉन का। इसको पहले कन्फिग्रेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 यहाँ आ रहा है, मतलब कि 17 इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। अगर इसी में होगा तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर हम इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अगर ऐसे बनाएंगे हम P वाले का 3p का 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का 2 2 4 6 2 12 हो गया और 13 14 15 16 17
यहाँ पे हमारा आ रहा है 17, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को हम कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि हमें इसका आगे बढ़ना नहीं है। ये 18वां इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब कि ये 1 और ये 10, 11, 12 इलेक्ट्रॉन को हमें नेगलेक्ट करना है, हमें यही से निकालना है। अब 17 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। इसको हमें स्क्रीन निकालना है किसका कितना लग रहा है पे, इसको हम काट देते हैं क्योंकि इसका तो कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो अब बचा कितना, 3p में 2, 2 4 और 2 6, मतलब कि सेम सबसेल है। तो यानी कि हमारे इसमें कितना हो जाएगा सिग्मा, यानी कि 2, 2 4 और यानी कि 3p में 4 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद ही इसका कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, और अगले 18 इलेक्ट्रॉन इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कि वो जो है हमारे नेक्स्ट सबसेल में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से 4 इसमें हो गए, 2 इसमें, 6 × 0.35। अब ये दोनों n-1 में आएगा, सो 8 × 0.85। देन ये हमारा जो है आएगा n-2 में, तो इसका तो 1 होएगा, प्लस 1 × 2, सो 5, 2.15, सॉरी 2.1 होगा ओनली, प्लस 8 5 40 एंड कैरी गया 4, 64, 68 प्लस 2, इट मीन्स 819, 2 2 4 6 10। मतलब इस पे जो स्क्रीनिंग लग रहा है वो इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 10.9 का आ रहा है। तो हमसे कोई पूछे कि बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा उस पर, Z माइनस सिग्मा, इसका मतलब कि Z हो जाएगा इसका 29 माइनस 10.9, 2 4 6, 2 4 10, 2 12 6 18, 4 22, 23, 1 मिनट, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 19 2 29, हाँ ठीक है 29। तो माइनस कर लेंगे 1 एंड 8 में से 0 8, ये हो जाएगा 18.1 का आ रहा है इस पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर। ये हो गया हमारा। अब लेट सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, लेट सपोज सोडियम एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का मान हमें निकालना है 8 इलेक्ट्रॉन का, तो 8 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसका कन्फ्यूजन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो सोडियम है, सोडियम का 7th इलेक्ट्रॉन निकालना है, मान लीजिए तो 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 2 4 4 और इसी में आएगा 7th इलेक्ट्रॉन, 7th इसी में आएगा। तो इसमें अगर p का बनाएंगे 2p का, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 तो यहाँ हो गया, 5 6 7, इसका मतलब कि ये इन तीनों में का एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 7th तो इधर ही मिल गया, उसको हम काउंट करेंगे क्यों फालतू, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। अब इसका जो हमें 7th इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो बचा इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, तो 2 ये 2 ये और 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। अरेंज कर लेते हैं 1s2, 2s2 और 2p6 एक साथ, 3s1 एक साथ। इसका कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, इसमें से जो है 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, तो कंट्रीब्यूशन 3 का होगा। सिग्मा निकाल लेते हैं, तो सिग्मा के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का हमें आएगा ही, 2 इलेक्ट्रॉन का आएगा, तो उसी अब जिस सब सेल में या जिस सेल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी सेल का इलेक्ट्रॉन हमें बचा हुआ है जो कि स्क्रीन इफेक्ट लगा रहा है, तो उसका 0.35 होता है। ये हो गया, प्लस यहाँ कितने 2 सही जहाँ 4 होगा, 4 2 4 ठीक है। और ये n-1 में आएगा, सो n-1 का 0.85 हो जाएगा, देन 0.85 इंटू 2 4 5 20 14 11 3.1 का इस पे आ रहा है स्कैनिंग। तो अगर हम इसका निकाल लेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हो जाएगा 11 माइनस इसका हमारा एटम नंबर 11 होता है 3.1, देन इसको माइनस कर लेंगे तो 7.9 आ जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर।
अब अगला बात, ये तो ईजी हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर डी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका किस अलग होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर डी में से इलेक्ट्रॉन या एफ में से निकल रहा है तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। इफ़ इलेक्ट्रॉन इज नहीं, इफ़ वी आर फाइंडिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, डी सब सेल में से अगर हम निकाल रहे हैं तो डी सब सेल में से निकाल रहे हैं तब इसका क्या होगा। तो पहले बना लेते हैं। अगर हमारा डी अगर जिसमें से निकल रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का तो कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, या उसके आगे जो भी होगा उसका ज़ीरो हो जाएगा। और अगर उसी सेल में जो है उसी सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसके अलावा काउंट करने के में, तो उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 हो जाएगा अगर जो उसके अंडर में आ रहे हैं। और उसके बाद का चाहे वो यहाँ NS का हो, चाहे NP का हो, चाहे N-1 का हो, चाहे N-2 का हो, इन सब का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। इन सब का कंट्रीब्यूशन ये डी और एफ का अलग कैसे होता है तो ये बनकर देख लेते हैं। कॉपर क्रोमियम का एग्जांपल लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1 3d5। मान लीजिए मैंने कहा कि निकालना है भैया क्रोमियम में 2 4 6 10 2 12 6 19 23rd इलेक्ट्रॉन में निकालना है। मान लीजिए 23rd इलेक्ट्रॉन का 23rd इलेक्ट्रॉन का निकालना है। 23rd इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और उसके बाद जो है इसमें आएगा, क्योंकि 3p के बाद 3d आएगा ना, क्योंकि 4 तो उसके अगले सेक्शन में आएगा ना, यानी क्योंकि ये तो हमारा आउटर मोस्ट है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और डी में काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5 18 यहाँ तक हो गया। 19 20 21 22 23 है तो हमें निकालना किसका है, 23rd का निकालना है। तो हमें इसका निकालना है, क्योंकि अगर इसको हमें अगर समझने के लिए ऐसे इसको मैंने बताया था लिखने क्यों ना कि 1s2 लिख लेते हैं, 2s का एक साथ, 2 का मतलब 3 का एक साथ, देन d का, देन 4 का। तो अगर हम अब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 5 23 इसी में आ रहे हैं। तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d का होगा, तो उस 3d के लास्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे नहीं, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो भी काउंट हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं, तो उसका ले लेते हैं हम। तो सिग्मा बराबर इसका हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन बचा इंटू, अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना था सेम ND/NF का 3 5 और ये NS और NP जितने बच्चे सबका हो जाएगा 1। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इंटू 1 तो 4 5 20 14 प्लस 18 ये हो जाएगा 19.4। सो ये हमारा आंसर होगा सिग्मा का। तो अब Z हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा Z माइनस सिग्मा। तो Z हो जाएगा हमारा 24 माइनस 19.4, सो ये हो जाएगा 4.6, ये होगा आंसर हमारा। तो ये टॉपिक यही भी ख़त्म होता है, ये बाकी सब इजी है। और एक चीज़ देख लीजिएगा, जो शील्डिंग पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो शील्ड करने की क्षमता होती है किसी इलेक्ट्रॉन पे, तो सबसे शील्ड करने का मतलब कि उस पर जो है फोर्स लगाने का, तो वो जो होती है सबसे ज़्यादा अच्छी शील्डिंग S और P की होती है, गुड शील्डिंग, और D एंड F की पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग होती है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि D और F का जो साइज होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट शेप होता है, एंड साइज जो होता है काफ़ी इंक्रीज होता है।
मतलब इनका जो शेप होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और साइज़ बड़ा होता है, इसकी वजह से वो उतना स्क्रीनिंग इतना शील्डिंग शो नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो था उतना मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाते हैं। शील्डिंग करने मतलब कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो एस सबसेल वाला जो है इसको अपनी कितने फोर्स से खींच सकता है, और यहाँ पे डी भी है, डी वाला कितने फोर्स से खींच पाएगा, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो जो हमारा डी वाला होगा वो कम खींच पाएगा, क्योंकि इसका वो काफ़ी बड़ा साइज़ है, काफ़ी दूर है, तो उतना अच्छा फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो खींच नहीं पाएगा, तो उसका शील्डिंग अच्छा नहीं होगा। एसओपी क्या है, वो सब बहुत पास होते हैं इसके हमारे न्यूक्लियस के, तो उनकी अच्छी पावर होती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अच्छे से खींच लेते हैं, तो इस हिसाब से उनकी शील्डिंग अच्छी होती है। मैंने बताया ना कि ये हमारी न्यूक्लियस है, सो न्यूक्लियस की हमारी ये हमारा एस है, ये पी है, ये डी है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो डी वाला उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत कम है, तो उतना अच्छा खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को। जबकि पी और एस क्या है, न्यूक्लियस से बहुत पास होते हैं, तो इनके पास अच्छा खासा फोर्स होता है जिससे कि वो खींच सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास और साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, ये मैं आगे बताऊँगा। तो मतलब इनका उतना अच्छा खींच नहीं पाएंगे ये डी वाले और एफ वाले, इसलिए इनका शील्डिंग बेकार होता है, और इनका साइज़ बड़ा होता है इसलिए भी, और एसओपी का शील्डिंग अच्छा होता है, उनकी न्यूक्लियस के पास होते हैं, छोटा साइज़ होता है। तो शील्डिंग पावर का अगर हमें कोई पूछे कि इसका क्या ऑर्डर होगा, तो सबसे ज़्यादा एस का होगा, उससे कम पी का, उससे कम डी का, उससे कम एफ का होता है। सो ये पार्ट ए खत्म होता है। अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं। तो ये दो तरह की होती हैं, पहली होती हैं फिज़िकल, दूसरी होती हैं केमिकल। दो तरह के होते हैं, तो हम पहला इसमें देख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फिज़िकल में वो जैसे कि एटॉमिक साइज़ हो गया, या फिर हमारा एटॉमिक रेशियो, ये सब हो गया। और केमिकल में वही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, नहीं सही, केमिकल में आगे बताऊँ क्या है अभी, मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में। तो पहला देख लेते हैं एटॉमिक साइज़ के बारे में। तो एटॉमिक साइज़ का अगर मतलब जाए तो एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है कि जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी आइसोलेटेड एटम के, मतलब कोई भी आइसोलेटेड एटम है तो इसका एक शेल यहाँ पे है, तो जो आउटर मोस्ट इसका जो वैलेंस सेल कहाँ होगा, आउटर मोस्ट सेल में होगा, तो आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस सेल यहाँ पे होगा, तो इस वैलेंस सेल से इसकी न्यूक्लियस की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हम उसे ही कहते हैं इसका एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस कहेंगे, इसको एटॉमिक रेडियस कहेंगे। जैसे इससे कि इसका मान लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के वैलेंस सेल में आएगा, तो वैलेंस सेल में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसकी दूरी होगी न्यूक्लियस की, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इस न्यूक्लियस सेंटर से, न्यूक्लियस सेंटर है न्यूक्लियस का, और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का जो दूरी होगा वो कहलाएगा हमारा एटॉमिक साइज़। लेकिन हाँ, एटम जो था आइसोलेटेड फॉर्म में होने चाहिए, मतलब किसी ऐसे नहीं कि हाँ बहुत कंबाइंड फॉर्म में हो, सिंगल आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, तब होगा ये। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं जो एटम्स होते हैं वो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कि आइसोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, एटम आइसोलेटेड फॉर्म होना चाहिए, और डिस्टेंस जो होगी वो शॉर्टेस्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के, ये होगा। तो जो कुछ ऐसे एटम ऐसे होते हैं जो कि आइसोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं, जिन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। तो हम जो है ऐसे एटम का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं रेडियस। तो अब बात करते हैं
इसमें किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, कि जो एटम होता है इसमें कई तरह के बॉन्ड बनते हैं, तो इन्हीं बॉन्ड के हिसाब से हमारा साइज होता है एटम का डिफ़र करता है। लाइक अगर डबल बॉन्ड है तो काफ़ी साइज़ कम होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो और कम, सिंगल बॉन्ड है तो और ज़्यादा होगा, इस तरह का। इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं सबसे पहले। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारा 3 बॉन्ड पढ़ना है हमें। कोवेलेंट बॉन्ड, देन मेटेलिक बॉन्ड, देन आयनिक बॉन्ड। ये हो गया, ये बॉन्डिंग होगी हमारे। उसके बारे में पढ़ना है। अगर ये पढ़ लेंगे उसके बाद हमको रेडियस पढ़ना होगा। ये जब समझ में आएगा तभी हमें रेडियस समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस जो होती है, सही ओनली रेडियस, तो इसमें कई तरह की होती हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक बॉन्डिंग है तो मेटेलिक रेडियस, आयनिक बॉन्डिंग है तो आयनिक रेडियस, देन लास्ट में फोर्स आता है वॉन डेर वाल। अगर फोर्स आएगा तो वॉन डेर वाल रेडियस आएगा। और ये जो तो जनरली नोबल गैसेस में होता है। ये मैं कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है वो ऐसे एटम के बीच में होता है जिनके में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे कि कार्बन है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। मान लिया ऐसे कार्बन है तो इनको अपनी जो बॉन्डिंग करनी है, तो ऐसे ये तो ऐसे बॉन्डिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे लोग। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमारे पास है 2 4 कुछ है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट हो जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनका डुप्लेट पूरा हो गया, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह की बॉन्डिंग कहते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक मतलब कि आयंस के बीच, लाइक ऐसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम क्या करेगा, अगर इसके पास हमें पता है कि इसका कन्फिगरेशन होता है इसका 1s2 2s2 2p6 4 3s1। तो इसमें अगर ये तो उसका ये वाला तो पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर ये ना रहता तो इसका जो है ऑक्टेट पूरा रहता, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और अगर ऐसी सेम केस में बताया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी होती है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और ये जो है मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करेगा वो ये ले लेगा, और इनके बीच में ये बॉन्डिंग बन जाएगी, जो कि हमारा ऐसा बन जाएगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की एक लूज़ करता है, गेन करता है। जब ऐसे तरह के बॉन्ड बनते हैं उन्हें आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जब 2 मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तब इनके रेडियस पढ़ लेते हैं। लाइक कोवेलेंट रेडियस है, सो जो कोवेलेंट रेडियस देख लेते हैं, तो ये जैसा कि अगर नाम से पता चल रहा है, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होंगे उन्हीं में ये होगा, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में होगा ये। तो अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमो एटॉमिक, एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक। पहला पढ़ लेते हैं होमो एटॉमिक। होमो मतलब कि सेम तरह के जब हमारे उसमें एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल में, तो उसे बोलते हैं होमो एटॉमिक। मतलब सेम तरह के उसमें एटम होंगे, लाइक S2 N2 O2 एट्सेट्रा। तो अगर मान लीजिए हम किसी भी ऐसे एग्जांपल लेते हैं, A2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच कैसी होगी, ये हो गया हमारा एक एटम, ये दूसरा एटम हो गया, इनके बीच इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, ये आपस शेयरिंग किए हैं। तो अगर हमें निकालना है कि ये इसका न्यूक्लियस का सेंटर है, इसका ही सेंटर है, तो हमसे कहीं पूछ दे कि ये बता दीजिए कि इनके बीच में जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो उसमें जो कोवेलेंट रेडियस होगा क्या होगा। अब जाहिर सी बात, जब ये और ये एटम सेम है दोनों, तो इनका यहाँ से अगर हम यहाँ सेंटर बनेंगे, ये जो अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, तो ये जो पार्ट होगा हमारा,
ये हमारा सेंटर पे आएगा इन दोनों, मतलब इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी x, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगी, क्योंकि हमारा एटम सेम है। अगर एटम सेम है तो इनकी बॉन्डिंग सेम होगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। तो ये जो हमारा लाइनिंग है, तो अगर इन दोनों का जो ऐसे बन रहा है पार्ट, इसका सेंटर जो है जहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमारा एटम सेम है। तो इसलिए ये जो हमारा होगा x, वही हमारा होगा कोवेलेंट रेडियस होगा, ये होता है। तो या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो हमारे यहाँ d है, तो हमारा कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू d/2 हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, HETERO हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनकी बात कर लेते हैं। तो हेटेरो मतलब कि इस नाम से पता चल रहा है कि इसमें एटम अलग अलग तरह के जुड़े होंगे, लाइक NH3 हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो होते हैं उन्हें कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसको निकालने के लिए हमें कोई ऐसा देख के तो बता नहीं पाएंगे, तो इसको जब निकाल नहीं पा रहे थे तो उसमें एक दो साइंटिस्ट हैं, शूमेकर और स्टीवेंसन। उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया, उन्होंने रिसर्च करके हम कैसे जो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के जो हमारे रेडियस होता है वो कैसे निकाल सकते हैं, हेटेरो एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का। शूमेकर स्टीवेंसन फार्मूला पढ़ लेते हैं पहले। इन्होंने फार्मूला दिया था, तो डिस्टेंस होती है, लेट सपोज हम किसी मॉलिक्यूल HF का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, रेडियस, जो रेडियस है उस हाइड्रोजन मान लीजिए एटम है, ठीक, पहला। तो उस हाइड्रोजन एटम की रेडियस होगी, वो पता है ना, इसकी एटॉमिक रेडियस, हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक रेडियस, एक मिनट, सॉरी, कोवेलेंट रेडियस, मतलब कि ऐसे पहले लिख देता हूँ, बताता हूँ, RF मैंने 0.09। हाँ, तो इन्होंने जो फार्मूला दिया इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा RH क्या है, जब पहला इस जो एटम हाइड्रोजन है, तो अगर दो हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग करेंगे तो इनके बीच का जो कोवेलेंट हमारा रेडियस होगा उसकी वैल्यू RH होगी। और RF क्या है, जो दूसरा एटम इसमें होगा, तो जो दूसरे एटम के हिसाब से जो उसकी, अगर वो दोनों आपस में बॉन्डिंग, लेट्स सपोज F है, तो F बॉन्डिंग करके F2 बनाएगा। तो F2 का जो हमारा जो कोवेलेंट रेडियस होगा, F2 का कोवेलेंट रेडियस जो होगा उसकी वैल्यू, लेकिन RH क्या है, मान लीजिए अगर H और F दो अलग अलग एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इनका अगर निकालना होगा रेडियस, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले कि H और H आपस में जब बॉन्डिंग करेगा तो हमें उसमें क्या कोवेलेंट रेडियस मिलेगा। उसके बाद जब F और F आपस में जब बॉन्डिंग करेंगे तो उसमें कोवेलेंट रेडियस क्या मिलेगा, उसके बाद -0.09, और जो पहला एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेके 0.09 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसमें ये जो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें डेटा हमेशा गिवन होता है, बस हमें निकालना पड़ता है वैल्यूज़। हमें बोल देगा कि बताइए HF कोई मॉलिक्यूल है और उसका हमें कोवेलेंट रेडियस पता करना है। हमें क्वेश्चन दे देगा कि हाइड्रोजन के बीच का कोवेलेंट रेडियस दे देगा, फ्लोरीन के बीच का कोवेलेंट रेडियस दे देगा, हमें हाइड्रोजन का हमें दे देगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे, हमें दिया होगा, तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल के वैल्यू पुट करके आंसर ले आ देंगे। तो इस तरह हो गया। अब कोवेलेंट रेडियस को और भी तरह डिफाइन से, कोवेलेंट रेडियस पहले डिफाइन कर दे कि हेटेरो एटॉमिक है कि होमो एटॉमिक है, ठीक। अब इसके कोवेलेंट रेडियस के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्डेड, सही, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, देन ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। ये 3 तरह के होते हैं। अगर हम बॉन्डिंग, ये तो हमने लिखा कि एटम बेस पे इसके पहले लिखा था,
अब ये जो है हमारा बॉन्डिंग के बेस पे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड की बात किया है तो मतलब कि जो मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे लेट सपोज H और H है तो इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन कम है। जो अट्रैक्शन कम है तो उनका रेडियस बड़ा होगा। ये तो सिंगल बॉन्डेड का हो गया। अब मानिए अगर डबल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस है, लेट सपोज O2 है, इनके बीच क्या है, 2 बॉन्ड होगा, ठीक। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, इनके में 3 बॉन्डिंग होगा। तो बॉन्डिंग एक तरह से कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स लग रहा है इनके बीच में। तो अगर कोई पूछे कि अगर 3 मॉलिक्यूल है, तीनों के बीच की बॉन्डिंग दे दी गई है कि एक में सिंगल है, डबल है और एक में ट्रिपल है, तो हमें बताइए किस में रेडियस कैसा होगा। तो अगर एटम जो है सिमिलर है, हम ये तभी कंपेयर कर पाएंगे जब एटम सिमिलर होगा। फर्स्ट सिमिलर एटम मतलब कि ऐसे मैंने यहाँ नाइट्रोजन दिया है या ऑक्सीजन दिया, हाइड्रोजन दिया है, ऐसा ना हो कि हमें सेम एटम दे रहे। फॉर एग्जांपल हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे C2H2 दे रहे हैं, C2H4 दे रहे हैं और C2H6 दे रहे हैं, लेकिन हमारा इसमें एटम सेम होनी चाहिए, लाइक कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, उसका नंबर क्या होने से मतलब नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमसे कोई बोल दे कि बताइए इसमें रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो सब अगर तो हाँ ऐसे बताएंगे कि सिंगल बॉन्डेड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सबसे रेसी का होगा सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। फिर डबल बॉन्ड में फोर्स 2 बार लग रहा है तो इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स और पास आ जाएंगे, और पास आएंगे तो इनका जो है रेडियस कम हो जाएगा। देन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन रेडियस कोवेलेंट रेडियस देखा जाए तो इनमें 3 बार फोर्स लग रहा है, 1 2 3, तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो इनमें मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास आएंगे, और ज़्यादा पास आ जाएंगे, इससे जो है इनका रेडियस और कम हो जाएगा। देन यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। ये 3 तरह हो गया। अब इसी में कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए ना, इसमें अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल, तो साइज़ का रेशियो ये हो जाएगा। ये होता है हमारा एटॉमिक रेडियस फिनिश। तो अब बात कर लेते हैं सॉरी एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस। तो अब बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। मेटेलिक रेडियस ये मेटल्स की होता है जब 2 मेटल्स आपस में कंबाइन, मतलब सिंपली कंबाइन है, बस सिंपल मेटल का हमें कोई रेडियस पूछते हैं तो हम मेटल का जो रेडियस होता है मेटेलिक रेडियस, उसको हम कहीं ना कहीं जो इसका एटॉमिक रेडियस होता है उसी के बराबर मान के चलते हैं, उसी के बराबर मान के चलते हैं अप्रॉक्स में। तो जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल से, ऐसे 2 एटम ये है, ये आपस में कंबाइन किए हैं, ऐसे हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग बनी है, इनका ये सेंटर है। तो यानी कि अगर हमें निकालना उसका रेडियस कितना होगा, तो ये जो बीच का डिस्टेंस होगा इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसका आधा, RM जो होगा ये मतलब मेटेलिक dm/2 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा अगर दोनों मेटल हमारे एलिमेंट दोनों एटम सेम होगा तो अगर ये जो इतना होगा वही ये भी होगा, तो इसका आधा करने में हमारी ये x है तो ये भी x होगा। तो अगर हमें r निकालना है तो ये 2x/2 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो आखिर ये हमारा वैलेंस सेल यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी होता है, यही हमारा एटॉमिक रेडियस भी तो होता है। तो ये जो हमारा मेटेलिक रेडियस होगा वो एटॉमिक रेडियस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों मेटल सेम है, उनके एटम जब दोनों सेम है तो उनके बीच का रेडियस जो होगा ये जितना होगा वही ये भी होगा, उसका आधा मतलब कि सेम ही आएगा। या चाहे मतलब एक्स ही, अगर ये एक्स है ये एक्स है तो हमारा रेडियस जो एक्स ही आएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मेटेलिक रेडियस जो होता है हमारा एटॉमिक रेडियस के बराबर होता है। सो अब बात कर लेते हैं वान डेर वाल रेडियस के बारे में। वान डेर वाल रेडियस के बारे में, तो वान डेर वाल रेडियस डिफाइन करें तो जो 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो सबसे नियरेस्ट एंडिंग जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं वान डेर वाल फोर्सेस। इसको लिख लेते हैं, द क्लोजेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन टू गैसियस एटम उसे बोलते हैं, मान लीजिए हमारा क्लोरीन का गैस है, तो क्लोरीन गैस हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल बोल लीजिए इसको। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का पहला आइटम हो गया, दूसरा हो गया, ये मिलके जो है Cl2 गैस बनाया है। हालांकि इनके हमें इससे मतलब नहीं कि इनके पीछे ये हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ये पहला मॉलिक्यूल हो गया इसका, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, तो माइए इनकी सेंटर यहाँ, इसका यहाँ, इसका सेंटर यहाँ है, इसके बीच का डी सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन डी। हमें वो निकाला था ना कोवेलेंट रेडियस वाले में कि जो हमारा डी होगा इसका आधा करेंगे तो हमारा वही कोवेलेंट रेडियस आएगा, वो उसमें था। ये हो गया। अब इसको हम अगर यहाँ इसका सेंटर अगर यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ से मिला देते हैं, इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन को मिला देते हैं, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहते हैं वॉन डेर वाल रेडियल डिस्टेंस। तो हम बता देते हैं कि जो वॉन डेर वाल रेडियल डिस्टेंस होता है वो जो हमें डिस्टेंस आया है, पहला क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल, दूसरा क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल, इसके बीच का जो डिस्टेंस आया है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन वॉन डेर वाल फोर्सेस वाले, तो उसका जो आधा करेंगे, यानी कि ये पहला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यही हमारा है, तो उसका आधा करेंगे तो हमारा आएगा हमारा वॉन डेर वाल रेडियस। तो इसका ज़रा कहीं यूज़ नहीं है, मेन यूज़ हमारा आता है कोवेलेंट रेडियस का। लोग पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कोवेलेंट बताइए कि कोवेलेंट रेडियस का जो है ऑर्डर बताइए, 2-3 एग्जांपल दे देंगे। जैसे कि मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले में वैसा दे देंगे। और जो फार्मूला मैंने बताया था उस पर जा कभी जल्दी क्वेश्चन आता नहीं है, वो जब पेपर काफ़ी हार्ड बनाना होगा तभी आए क्वेश्चन। सो फार्मूला फिर भी याद होना चाहिए। आयनिक रेडियस, सो आयनिक रेडियस यानी क्या, आयनिक यानी आयंस हो गए, मतलब आयंस का रेडियस की बात यहाँ की जा रही है, आयंस का। तो आयंस यहाँ दो तरह का, आयन मतलब कैसे बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो आयन कैसे बनते हैं, लूज गेन करके। तो ये दो टाइप के होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। अगर आयन दो तरह के हैं तो इनका रेडियस भी तो दो तरह का हो जाएगा, आयनिक रेडियस, ये भी दो तरह का हो जाएगा। पहला हो जाएगा हमारा कैटायनिक रेडियस, दूसरा हो जाएगा एनायनिक रेडियस, क्योंकि हमारा एनायन दो तरह का, आयन दो तरह का है। तो अब देखते हैं, लेट सपोज हमारा कोई ये कैटायन है, कोई कैटायन है, मान लीजिए ए है, फिर कार्बन मान लेते हैं। तो कार्बन पे हमारे यहाँ +2 है, यहाँ कार्बन +1 है, और ये उसका एटॉमिक फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म में एक कार्बन है। और यहाँ हम कुछ एनायंस लेते हैं, मान लीजिए एक कार्बन -1 में है, मतलब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये न्यूट्रल है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ठीक, तो अगर हम आयनिक रेडियस निकालने का तरीका होता है कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे हम लोग इसमें यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो कंपैरिजन करने का आएगा कि आप कुछ आयन दे देगा, कहेगा कि बताइए इसमें जो है आयनिक रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो उसमें बताइए प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सो इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो ये सी है कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा प्रोटॉन सेम रहेगा, हमारे सिर्फ नंबर फिर इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो रहा है ना, सबका प्रोटॉन का सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसमें एक लूज़ किया है तो 5 हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा। इसमें 1 गेन किया है 7, इसमें 2 गेन किया 8 हो जाएगा। तो अगर हमें जब कि कोई बोले कंपैरिजन करना है हमें आयनिक रेडियस को, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कि हमारा आयनिक रेडियस इसका क्या है, वो हम कंपेयर करके बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैटायन है, इसका आयनिक अगर रेडियस का निकालेंगे, इसका 4/6 आएगा, इसका 5/6 आएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 7/6 आएगा, इसका 8/6 आएगा।
तो सबसे इसमें अगर देखा जाए तो जो सबसे छोटा इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा इसमें 8/6 होगा, क्योंकि सबके लिए तो बेस तो सेम ही है, 6 यहाँ पे 6 मान लीजिए, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो ऊपर जितना बड़ा होगा वैल्यूड न्यूमरेटर वो वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो अगर देखा जाए तो कैटायन इसका सबसे बड़ा साइज़ होगा, इन सब इससे छोटा ये, इसका ये, देन कार्बन के बाद ये, देन ये। तो देखिए सिंपल से बता दे रहे हैं, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ये लूज़ किया है कार्बन ने, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से इसका साइज छोटा हो गया, क्योंकि इस पर अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा लगेगा। न्यूक्लियस ऐसे ये है, न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं इसके, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर दिया और यहाँ पे है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स लगेगा नहीं। हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है वो माइनस हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लगा रहा है वो FN, एक मिनट, FN माइनस FE, मतलब न्यूक्लियस की वजह से फोर्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसका नेट आएगा वही ना होगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो यानी कि वो हमारा नेट फोर्स वही ना होगा। तो अगर सॉरी नेट फोर्स तो नेट फोर्स वही होगा। तो अगर नेट फोर्स की बात करें, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा जो है इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो हमारे इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो हमें न्यूक्लियस फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस जो है उन सेल्स को अपनी तरफ और ज़्यादा खींचेगा तो उनकी साइज़ जो अपने आप ही कम हो जाएगी। वही अगर इसकी बात करें एनायन की, तो एनायन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हमारा ये जो है फोर्स जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो बढ़ेगा तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस के फोर्स है वो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा नेट फोर्स जो है अपने आप ही कम हो जाएगा, और नेट फोर्स कम होगा तो उसका साइज़ बड़ा ही रहेगा। इसलिए जो होता है कहते हैं कि जो साइज़ का जो रेशियो होता है वो सबसे पहले एनायन होता है सबसे बड़ा, देन हमारा उसका न्यूट्रल फॉर्म होता है क्योंकि उस पर तो नॉर्मल ही है, और उससे छोटा होगा हमारा कैटायन। तो ये रेशियो हमेशा याद होना चाहिए। इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, अब इस पर किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराऊंगा अभी। तो पहले हम आयनिक साइज़ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें कुछ बातें हैं जो कि याद रखनी है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें एलिमेंट सेम एलिमेंट होगा लेकिन उस पर डिफरेंट चार्ज होगा। एलिमेंट सेम होगा, उस पर चार्ज डिफरेंट होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि उस पर जो जैसे जैसे उसके पॉजिटिव चार्ज है बढ़ रहा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो उस पर न्यूक्लियस की वजह से फोर्स बढ़ रहा है, तो नेट फोर्स बढ़ रहा है, और जब नेट फोर्स बढ़ रहा है तो हमारा जो है वो साइज छोटा हो रहा है। तो हम यानी कि एक सिंपल से ट्रिक ये बना सकते हैं कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना छोटा होगा। ठीक, हमने ये भी देखा था कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका जो है इलेक्ट्रॉन का फोर्स बढ़ रहा है, तो नेट फोर्स हमारा कम हो रहा है, इसकी वजह से वो जो है ज़्यादा खींच नहीं पा रहा है सब सेल्स को, तो उसके साइज बड़ा ही रह रहा है। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा वो उतना बड़ा। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं, लाइक एक ये है A माइनस ए प्लस, तो इसमें कोई बोल दे कि बताइए इसमें साइज़ का रेशियो क्या होगा। नहीं ये छोड़िए, हमारे मैं कुछ हाँ ये देता हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वाला, न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा। उसके बाद कीजिए हमारे ये A-2 है, A-1 चार्ज है ये है, तो इस पर लिखा है तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है इसमें, उससे कम है, 0 है, साइज़ बड़ा है। अगर हमारे कोई बोले कि पॉजिटिव चार्ज क्वेश्चन करिए तो A+2 इस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज +3 है, इससे +2 +1 है, तो सबसे जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना छोटा होगा। तो सबसे मतलब कि सबसे कम पॉजिटिव इस पे है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उससे बड़ा
ये हो जाएगा। ठीक, अब ये पार्ट तो ख़त्म होता है। इसमें और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका टाइप 2 क्वेश्चन आता है, एक टाइप सेकंड। जब स्पीसीज होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी, मतलब कि ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ, लाइक Na+, सोडियम प्लस में नियॉन और F-। तो अगर कोई पूछे इसमें कैसे बताएं, इसमें तो हमारा एलिमेंट जो है अलग अलग है और इसमें चार्ज सेम है, चाहे चार्ज कुछ भी हो, इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन के, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है, इसने लूज़ किया है, इसमें 10 हो गए हैं। नियॉन हमारा वैसे भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9 होते हैं, एक गेंग के 10 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसमें। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और देखा जाए तो इसमें जो है ये तीनों के तीनों अलग अलग हमारे एलिमेंट हैं। इसके पहले क्या था कि हमारा तीनों एलिमेंट सेम था, तो इसलिए बड़े आसानी से कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो, कि इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो जितना ज़्यादा होगा, साइज़ जो होगा हमारा उतना बड़ा होगा साइज़। ठीक, सो इस पे जो कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ऐसा यही क्वेश्चन बता देता हूँ। सोडियम है, अगर सोडियम का देखें तो सोडियम पे हमारा 10 है, इसका प्रोटॉन 11 है। नियॉन में 10 ही प्रोटॉन है, इसमें 9 है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो निकाले तो 10/11, 10/10, 10/9। तो यहाँ 11 है, यहाँ 10 है या 9 है, ऊपर बराबर है, ऊपर डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है वो बराबर है। तो ये वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में वो जितनी छोटी होगी, ये पूरा पार्ट उतना बड़ा होगा। ये बेसिक मैथ है, पता होना चाहिए कि नीचे डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो पूरी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और डिनोमिनेटर नीचे जो है जितना बड़ा होगा वो पूरी वैल्यू उतनी छोटी होगी। ठीक, तो कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा हमारा ये आएगा, उससे छोटा ये आएगा। तो यानी कि हमारा अगर साइज़ सबसे जो देखा जाए तो बड़ा फ्लोरीन माइनस का है, देन नियॉन का है, देन सोडियम प्लस का है। ये हो गया। यानी कि ये एक सिंपल से एक याद कर लीजिए, जिस मैं दो चीज़ बता रहा हूँ। अगर स्पीसीज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना बड़ा होगा। ये बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। जैसे कि यहाँ देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नेगेटिव चार्ज इस पर ज़्यादा है, मतलब पहले नेगेटिव को प्रेफरेंस देते हैं ना, तो नेगेटिव को प्रेफरेंस देंगे तो ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव। यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा वाला। फ्लोरीन माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस। कोई कह दे कि बताइए इसमें साइज़ का रेशो क्या होगा, आयनिक साइज़ या कोई भी साइज, बस सिंपल क्वेश्चन में साइज़ बोलेगा। तो हम अपना रूल लगाते हैं। अगर इन सभी स्पीशीज़ को देखा जाए तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होता है, एक गैंग के 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10, 10, 10, 10, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हो गया। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, मैंने अभी क्या रूल बताया था, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ होगा तो जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना छोटा होगा, जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज हो उतना बड़ा होगा। ठीक, तो अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली बात याद रखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि इस पे जो है देखिए फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये है। तो सब में अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो मैंने बोला था कि जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना बड़ा होगा। सबसे ज़्यादा नेगेटिव इस पे है, नाइट्रोजन पे N3 माइनस, देन ऑक्सीजन पे O2 माइनस, देन फ्लोरीन पे F माइनस, देन अब उस पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव में जिसके पास जितना कम पॉजिटिव होगा वो उतना बड़ा होगा। सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। यानी कि ये ख़त्म होता है ये भी क्वेश्चन।
और कभी क्वेश्चन में ऐसा छुड़ी हुआ बताऊँगा, एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्लोरीन मान लीजिए क्लोरीन माइनस है, सल्फर 2 माइनस है, फास्फोरस 3 माइनस है, पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें जो है क्लोरीन में होता है 17 इलेक्ट्रॉन, एक इसने गेन किया 18। सल्फर में 16 होता है, 2 गेन करके 18। फॉस्फोरस में 15 होता है, गेन करके 18। अब पोटेशियम 19 होता है, 1 लूज़ करके 18। कैल्शियम 20 होता है, 2 लूज़ करके 18। तो हमने देखा कि फिर से जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं तो इनको हम फिर से वैसे कर सकते हैं कि जिस पे जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा, और जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा। ये हो गया ख़त्म। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। अब अगला जो पार्ट है इसमें हम वो पढ़ेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। तो आज क्लास जो है अभी यही पे एंड करते हैं। इसके आगे का जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, सो टिल बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।